नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको पता ही है कि जंग कितनी तेज़ी से और कितनी स्पीड में आगे आई है और उसके दो बड़े मोर्चे जो हम पिछले 72 घंटे के अंदर देख चुके हैं वो हैरान करने वाले हैं। और हैरानी इस बात की है कि रशिया जो है उसने मौन धारण कर लिया है। पुतिन पिछले 18 घंटे से या 22 घंटे से कुछ भी ऐसा नहीं बोले हैं जिससे अमेरिका को या नाटो को या यूक्रेन को अंदाज़ा लगा पाए कि आखिर रशिया करने क्या जा रहा है। पोलैंड बुरी तरीके से बिलबिला रहा है, उसके यहाँ 19 ड्रोन अब तक रशिया की तरफ से जा चुके हैं। हम आपको खबर पूरी बताएं उससे पहले आपको इस लाइन को समझा दें कि अमेरिका पे फटेगा रूसी परमाणु बम, 72 घंटे में 6 मुस्लिम देशों पर भीषण हमला। ये दोनों खबरें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आप इसको मर्ज अगर आपस में करेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि तीसरा विश्व युद्ध एक तरीके से शुरू हो चुका है, जिसके बारे में बहुत पहले कीर स्टॉमर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने संकेत दिया था कि भाई तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू हो गया। हम किस बात के लिए कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। अब आते हैं सीधे खबर पर, आखिर मामला क्या है। मामला यह है कि पुतिन के बेहद करीबी हैं और मीडिया सलाहकार हैं और तास मीडिया से जुड़े हुए एक टॉप पुतिन के करीबी हैं व्लादिमीर सेवयोव। उन्होंने एक दावा किया है कि जो रशिया है वो एक ऐसा भीषण हमला कर सकता है जो अमेरिका को एक परमाणु धमाके में उड़ा सकता है। ये किस आधार पे वो ऐसी बात कर रहे हैं और ऐसे वक्त पर क्यों कर रहे हैं जब पोलैंड पे हमले को लेकर रूस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। इसके पीछे की 2-3 कहानियां मैं आपको समझा दूं। ट्रंप जो हैं वो 2 हमलों पर बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं और वो सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि मैं बहुत निराश हूं। जैसे ही पोलैंड के अंदर रूस के 19 ड्रोन कहते हैं ना पहुंचने या अटैक करने का दावा किया है पोलैंड की तरफ से, और पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क पिछले 7-8 महीनों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं रूस को लेकर और उनका बहुत दिनों से कहना है कि पोलैंड एक नेटो कंट्री है और सबसे पहला जो टारगेट होगा वो पोलैंड होगा। और शायद ये उनका जो खतरा था या ये उनके जो बयान थे वो काफ़ी हद तक सच साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि रूस के जो ड्रोन शाहिद 136 जो ईरान से उसको मिले हैं या ईरान मेड जो अब रशिया के अंदर बनने लगे हैं वो जो थे वो पोलैंड के अंदर गए। अब सवाल उठता है कि पोलैंड में 19 जगह पर, खास 19 जगह पे पूर्वी और पश्चिमी हिस्से पर क्यों गए, इसका कोई खुलासा नहीं कर पा रहा है। लेकिन जर्मन के एक टॉप एलेक्सिस डेनोकोविच हैं, ये आपको बता दें जो एलेक्सिस हैं वो असल में जो नाटो का एक यूरोप होता है, नाटो का एक कहते हैं ना एलाइड सुप्रीम कमांडर यूरोप का जो है, उन्होंने दावा किया है कि हमने लिथुआनिया के अंदर पोलैंड को बचाने के लिए हमने लिथुआनिया के अंदर एक बहुत बड़ी जो ब्रिगेड है उसको पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो इससे साफ संकेत मिलता है कि पूरा नाटो जो है वो फुल एक्टिव हो गया है। अनुच्छेद 4 जिसके बारे में पोलैंड ने बोला है कि उसने उसको लागू कर दिया है, इस अनुच्छेद 4 को बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में लागू किया जाता है। और पोलैंड ने यह भांप लिया है कि जो रूस है उसने 19 ड्रोन हमला करने के लिए नहीं भेजे थे, उसने 19 ड्रोन इसलिए भेजे थे ताकि पता चल सके कि जो रशिया ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर पोलैंड की तैयारियां क्या है, वहाँ पे पोलैंड में के अंदर जो नाटो की फोर्सेस हैं उनके जो एयर डिफेंस हैं वो किस लेवल पर हैं, कहाँ पर हैं, तो इसलिए उसको यूज़ किया गया। और हैरानी की बात है कि जिस F-16 से पोलैंड ने रशिया के यूक्रेन के जो ईरानी ड्रोन को मारा है उसके बारे में एक दावा किया जा रहा है कि उसमें से कई ड्रोन जो थे वो सिर्फ डमी थे, यानी कि उसके अंदर ऐसा कोई गोला बारूद नहीं था, सिर्फ ये चेक करना था कि F-16 या फाइटर जेट्स पोलैंड किस तरीके से किस फ्रीक्वेंसी पर किस लेवल पर कर रहा है। तो हैरानी की बात यह है कि रशिया जो है वो एक तरीके से इस समय साइलेंट किलर की तरफ आगे बढ़ने लगा है। और इसलिए दावा किया जा रहा है कि जो पोलैंड ने 4 दिन जो पुतिन ने 4 दिन पहले बोला, एक बयान दिया था, उन्होंने बोला था कि देखिए हम अभी यूरोप को समझा रहे हैं, नाटो को समझा रहे हैं और यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं उर्सुला, उनको भी स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला था कि देखिए अभी हम आपको सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम बहुत बड़ी सैन्य ताकत के दम पर पूरे यूक्रेन पे कब्जा कर लेंगे और जो भी उनको बचाने आएगा, यूक्रेन को बचाने आएगा, वो हमारा प्राइम जो होगा टारगेट होगा। आपको अच्छे से पता होगा कि पिछले हफ्ते पेरिस के अंदर यूरोपीय देशों के प्रमुखों की जो एक मीटिंग हुई थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप के जो विशेष सलाहकार थे स्टीव विटकॉफ वो भी गए थे और उनके सामने, स्टीव विटकॉफ के सामने ही सारे यूरोपियन कंट्रीज ने, जिसमें फ्रांस, पेरिस और जर्मनी, इन्होंने क्या बोला था कि हम चाहते हैं कि जैसे यूक्रेन में युद्ध विराम के संकेत मिले या युद्ध विराम की तरफ हम बढ़े, हम पूरे नाटो देशों की एक फौज को यूक्रेन में पहुंचा देंगे। इसके तुरंत बाद रशिया की
सीधी स्पष्ट धमकी आई थी कि ये सब नौटंकी मत करो, जो आप हमको बता रहे हो कि एक हम कहते हैं पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजेंगे, वो नेटो की तरह होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। असल में रशिया भांप गया था कि यूरोप ने पूरा मन बना लिया है रशिया से टकराने का, उसका साफ संकेत हमारे सामने आ चुका है। पोलैंड पूरी तरीके से रेडी हो गया है, लिथुआनिया के अंदर नई ब्रिगेड पहुंचने लगी। इसका खुद जो एलेक्सिस है, मैंने आपको बताया कि एलाइड जो नेटो की एलाइड कमांडर फोर्स का जो चीफ है, जो यूरोप के अंदर में आता है, उसने इसको बोला है कि भाई हमने इसका काम शुरू कर दिया है। अभी आधा घंटा पहले ही उनका ये बयान आया है। दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि पुतिन के जो करीबी हैं व्लादिमीर सेवियोकोव, उन्होंने सीधी सीधी परमाणु धमकी अमेरिका को दे दी है। उनका साफ कहना है कि जो ट्रंप हैं वो एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर अब सिर्फ तबाही होगी। और उसका एक सबसे बड़ा संकेत ये है कि ट्रंप ने जानबूझकर ऐसी जगह पे अटैक करने की छूट इजराइल को दे दी है जिसने 72 घंटे के अंदर 6 मुस्लिम देशों को टारगेट किया है, जिसमें सबसे लेटेस्ट जो है वो हूती है, जिस पे अभी लेटेस्ट कहते हैं ना करीब 15 या 20 घंटे पहले अटैक हुआ हूती के ऊपर, और वो भी सना उनकी जो राजधानी है। इसके अलावा कतर पे आपको पता ही है मंगल को अटैक हुआ था जिसमें भयंकर तबाही हुई थी, इसमें हमास के बहुत सारे लोग मारे गए थे। हालांकि हमास बोल रहा है कि उसके सिर्फ 5 दूसरे दर्जे के जो नेता हैं वो मारे गए हैं, लेकिन जो टॉप लीडरशिप थी, जो नेगोशिएशन कर रही थी, वार्ता कर रही थी, उसमें से ऑलमोस्ट सब लोग बचे हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर इजराइल ने आज जो बयान दिया है वो और भी हैरान करने वाला है। नेतन्याहू ने बोला है कि जो कमांडर या जो हमास के टॉप लीडर कतर या दोहा में जो अटैक हमने किया था उसमें जो लोग बच गए हैं वो याद रखें कि हम उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ ये जो बयान आए हैं और ये जो हमला हुआ है कतर के ऊपर, उससे 2 चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि अब जो दुनिया है वो 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध कर रही है। एक अरब की धरती हो गई, एक तरीके से अरब वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं ना पश्चिमी एशिया हो गया, और दूसरा आपका लगभग पूरा यूरोप हो गया। तो कुल मिलाकर स्थिति ये हो गई है कि अब जो युद्ध शुरू हो चुका है और जो 3.5 साल से चल रहा है, जिसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है, ना कोई बातचीत से मसला निकल के आया, ना 15 अगस्त को अलास्का में कोई हल निकल के आया, ना 18 अगस्त को वाशिंगटन में ट्रंप को इसका सलूशन निकाल पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में अब जेलेंस्की सबसे ज्यादा गदगद हैं। आपको बता दें जेलेंस्की का भी थोड़ी देर पहले बयान आया है और उन्होंने बोला कि पोलैंड में जिस तरीके से रूस ने अपने ड्रोन को भेजा है वो साफ संकेत है कि उसने नेटो के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। और आपको अच्छे से पता ही है कि पोलैंड जो है वो एक नेटो कंट्री है, और अगर उसके यहाँ इस तरीके का अटैक होगा तो पूरे नेटो के 32 देशों को मजबूरी में उसका साथ देना होगा। लेकिन हैरानी की बात है कि ट्रंप ने इशारा यह किया है कि देखिए ये कोई बहुत गंभीर विषय नहीं है, अभी हम इसको हमला नहीं मानेंगे, हम सिर्फ ये मानेंगे कि एक छोटी मोटी घुसपैठ है। ये ट्रंप क्यों कर रहे हैं? ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने नेटो की पावर्स का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया तो फिर चीन और ईरान और उत्तर कोरिया तो खुलकर पहले ही राउंड में उसके सामने आ जाएंगे। इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि पहले हम पूरी दुनिया को 2 से 3 धड़ों में बदलें और यह दिखा दें कि कौन किसके खेमे में है। ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है वो एक्चुअली में एक चेक करने का है कि जो टैरिफ मान रहा है वो इसका मतलब अमेरिका के खेमे में जा रहा है, जो अमेरिका के टैरिफ को नहीं मान रहा है वो रूस के खेमे में जा रहा है। तो असल में जो ट्रंप है उन्होंने इसको एक ना लिटमस टेस्ट बना लिया है, या तो हरा होगा या नीला होगा। जो हरा होगा वो चला गया रशिया की तरफ में और जो ट्रंप की तरफ गया वो लाल होगा। तो कहने की स्थिति में ये है कि जो उन्होंने एक अपनी खिचड़ी बनाई है टैरिफ वॉर की और जो प्रतिबंध लगाए हैं उससे ट्रंप को 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो उन्होंने चेक कर लिया कि जब बहुत बड़ी लड़ाई होगी तो कौन किसकी तरफ होगा, और इसीलिए उन्होंने भारत को और चीन को और ब्राजील को सबसे पहले टारगेट किया और यह देखने की कोशिश की कि आखिर में अगर कोई बड़ा संकट आता है, बड़ा युद्ध होता है तो कौन किस तरफ रहेगा। हालांकि भारत शुरू से कह रहा है कि युद्ध के बिल्कुल खिलाफ है, वो किसी के पक्ष में नहीं है, वो सिर्फ शांति के पक्ष में है, और अगर शांति के लिए जो भारत की तरफ से बनेगा वो भारत करेगा। लेकिन याद रखिए जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। यहाँ पे भारत ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे सिर्फ कबूतर उड़ाता रहेगा और अपने दिमाग के घोड़े नहीं चलाएगा। आप ये मान के चलिए हमारा विदेश मंत्रालय जो है वो फुल एक्टिव है। उसने सीधे सीधे कतर पे जो हमला हुआ उसमें इजराइल को खुलेआम बोला कि भाई आपने ये गलत तरीके से अटैक किया, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा बयान भारत की तरफ से बहुत कम आते हैं, वो भी इजराइल के खिलाफ। लेकिन भारत ने इसको रणनीतिक तौर पर इसलिए बोला है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि देखिए अगर आप अरब कंट्रीज के अंदर भी खलबली मचाएंगे, यूरोप में भी खलबली मचाएंगे, यूरोप के लोगों से हमारे ऊपर टैरिफ लगवाएंगे। अब ट्रंप ने क्या किया है कि पूरे यूरोपियन यूनियन को बुलाने की कोशिश में है और वहाँ के टॉप नेताओं को, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऐसे नेताओं से उन्होंने बोला है वहाँ के प्रमुखों से कि आप लोग एक होइए और किसी तरीके से भारत के खिलाफ एक टैरिफ वॉर को शुरू करिए ताकि हम रूस को कंट्रोल कर सकें। लेकिन इस बीच में जो चीन है उसने एक बहुत बड़ा गेम सबके सामने लाके कर दिया है। उसने इतने बड़े टैरिफ के बाद
ट्रंप की इतनी धमकियों के बावजूद उसने क्या किया है कि रूस के साथ अपना गैस का डील फाइनल कर लिया है और उसने कहा है कि हम आराम से आपका जो गैस है उसको भी लेंगे और जो ईंधन है उसमें कोई कटौती उसने नहीं की है। तो यहाँ पे एक तो ये क्लियर हो गया कि भारत और चीन और ब्राज़ील ये 3 देश ऐसे हैं जो किसी की धमकी में नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीधा बोला है कि वो किसी के पक्ष में नहीं है। भारत का तो क्लियर कट स्टैंड है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमारी तैयारियां पुख्ता होंगी, इसीलिए हमने अपनी हर चीज़ को बहुत स्पीडी रूप में लेके आ रहे हैं। और हमारे यहाँ जो वॉर कॉलेजेस होते हैं या वॉर एक्सपर्ट्स होते हैं या थिंक टैंक्स होते हैं, उनका इस वक्त जो काम है वो बहुत बेहताशा बढ़ चुका है। हमारे कुछ जानकारों के मुताबिक इस समय जो भारत है वो 3-4 फ्रंट पर बहुत बड़े लेवल पर कहते हैं ना अपनी तैयारियां कर रहा है, चाहे वो थिएटर लेवल पर हो या फिर ये हो कि हमारा ड्रोन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए या हमारा एयर डिफेंस कैसा होना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ बहुत सामने आ चुकी है हमारे कि जिसका एयर डिफेंस बेहतरीन है वही बच पा रहा है, वरना जो ड्रोन है वो जो 10 रुपये का ड्रोन होता है वो आके 10 करोड़ की मिसाइल को ख़त्म करवा देता है या उसको नष्ट करने के लिए मजबूर कर देता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो युद्ध है वो इतना ज़्यादा पेचीदा और खर्चीला हो गया कि इसमें ज़्यादा दिन टिके रहना हर किसी के बात नहीं है। और जब ऐसी स्थिति आएगी रशिया के खिलाफ कि वो इतना खर्चीला युद्ध नहीं लड़ पाएगा और उसके अगर आपने सारे रास्ते बंद भी कर दिए तो उसके पास आखिरी ऑप्शन होगा कि वो अपने परमाणु धमाके करे और इस झंझट को खत्म करे, या तो वो नहीं रहेगा या फिर कोई नहीं रहेगा। ये स्ट्रेटेजी पुतिन की शुरू से ही रही है और ऐसा लगता है कि रशिया हल्के हल्के उस तरफ बढ़ रहा है। और इसीलिए जानबूझकर पुतिन की जो बेहद करीबी हैं व्लादिमीर, जिनका भी हमने आपको नाम बताया और यहाँ हमारे स्क्रीन पे भी चल रहा है, उन्होंने क्यों बोला ताश में सरकारी मीडिया में, रूसी मीडिया में, कि जो अगर अमेरिका ये सोचता है कि अगर आप उस पर नए टैरिफ या नए प्रतिबंध लगाएंगे और फिर रूस को कंट्रोल करके और आप उसको कहते हैं ना टेबल पे बुलाएंगे और फिर आप उससे सीज़फायर कराएंगे, बोले ये कपोल कल्पना है, ऐसा रशिया कभी नहीं करेगा। और रशिया को अगर आप ये सोचते हैं कि आप उसके ऊपर टैरिफ का बम लगा के और युद्ध को रुकवा देंगे तो ये असंभव है। इसीलिए उन्होंने इतना तीखा और इतना भीषण बयान जो वो दिया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टीव विटकॉफ हैं, स्टीव विटकॉफ की बड़ी कोशिश थी कि जो यूरी लुकोव हैं पुतिन के सलाहकार, उषा यूरिलोकोव उनका पूरा नाम है, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि हम दोनों मिलकर यूक्रेन के 4 हिस्सों को रशिया को देंगे और उसको सीज़फायर करेंगे। उस सब बातों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब यहाँ स्थिति ये आ गई है कि एक तरफ ट्रंप ने क्या किया है, खाड़ी में खलबली मचवा दी है, दूसरी तरफ यूरोप में मचवा दी है और सारे का सारा जो फायदा जा रहा है वो सीधा सीधा अमेरिका की तरफ जा रहा है। सारे बड़ी हथियारों की डील, सारे गोला बारूद, मिसाइल से लेके जेट से लेके बड़ी बड़ी डील जो हैं उस समय अमेरिकन जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो माला माल हो रही है और अगले 10 से 15 साल उसके पास सौदों की कोई कमी नहीं रह जाएगी, ऐसा खुद अब आंकड़ों से पता चलने लगा है। और आपको बता दें कि यूक्रेन ने अब तक 3.5 साल से ज़्यादा के युद्ध में 41 देशों से $360 बिलियन से ज़्यादा का पैसा ले चुके हैं और 8 लाख करोड़ की एक नई डील, जिसके बारे में जेलेंस्की ने ट्रंप से वादा किया है कि वो अमेरिका के साथ करना चाहते हैं, वो साफ संकेत है कि इस युद्ध के रुकने का तो कोई संकेत कहीं है ही नहीं। अभी की स्थिति ये है कि जो पोलैंड का बॉर्डर है वो बेलारूस से जो सटा हुआ है उसको पूरा सील कर दिया है पोलैंड ने। पोलैंड का ऐसा मानना है कि रूस के इशारे पर बेलारूस की तरफ से रशियन फोर्सेस उसके ऊपर अटैक कर सकती हैं। तो उसने पहले ही, मतलब इस सारी संभावना से पहले ही पोलैंड ने बेलारूस से लगता हुआ अपना पूरा बॉर्डर जो है वो सील कर दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट उसने ये किया है कि जो नेटो के एयर डिफेंस है उनको फुल एक्टिव कर दिया है। तीसरी इंपॉर्टेंट उसने ये चीज़ की है कि उसने अनुच्छेद 4 जिसको कहते हैं ना इमरजेंसी पावर्स होती हैं, उसमें उसने अब सारे नेटो देशों की एक मीटिंग बुला ली है और उनसे कंसल्ट किया है कि भाई अब जो रशिया अटैक करने वाला है और निश्चित रूप से पोलैंड ही उसका पहला निशाना होगा, ऐसा पोलैंड का दावा है। वहाँ के जो नए प्रधानमंत्री भी थोड़े दिन पहले बने हैं, करोल, उन्होंने क्या बोला है कि हम मान के ये चल रहे हैं कि रशिया हमको टेस्ट कर रहा है और वो हम पर हमला करेगा, इसीलिए ये जो 19 ड्रोन रशिया के हमारे इलाके में आए हैं वो हमको टेस्ट करने के लिए आए हैं। यही बात वहाँ के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हैं, उनका थोड़ा सा तल्ख रहता है शुरू से ही। वो शुरू से बोल रहे हैं कि जो जर्मनी बोल रहा है वही करो। अब आपको बता दें जर्मनी क्या बोल रहा है। जर्मनी के जो नए चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज हैं, वो असल में वो मर्ज हैं, कहते हैं ना युद्ध का मर्ज बन के रह गए। उनको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना दिमाग में कीड़ा था युद्ध का, वो चाह रहे थे कि नेटो किसी तरीके से इस युद्ध में कूदे। अब इस वक्त जो फ्रेडरिक मर्ज हैं जर्मनी के चांसलर, उनके चेहरे पे आप थोड़ी मुस्कान देखेंगे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब नेटो भी रशिया के खिलाफ खड़ा होगा। और मर्ज शुरू से कह रहे हैं,
फ्रेडरिक मर्ज शुरू से कह रहे हैं कि नेटो अपने हथियार के नुमाइश के लिए लाया है, क्या हम इनको बच्चों को दिखाने के लिए लाए हैं, या ये खिलौने हैं जिनको हम रख के बैठे हैं। हमको इनको टेस्ट करना चाहिए, रशिया पे अटैक करना चाहिए, हमारे पास बेहतरीन ताकत है, और अगर अभी हम रशिया के ऊपर अटैक कर देंगे तो नेटो जो है वो उसके जीतने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, क्योंकि रशिया जो है वो 3.5 साल के युद्ध में बुरी तरीके से पस्त भी हुआ है, उसके हथियार भी कम हुए हैं, नेटो के ऐसे हथियार अभी खत्म ही नहीं हुए हैं। अगर वो युद्ध शुरू करेगा तो बढ़त ले लेगा कम से कम 3 से 4 मोर्चों पे। अब सवाल उठता है कि ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा। इसके पीछे की 2 या 3 चीजें मैं आपको और बता दूं। यहां पे जर्मनी जो है उसने अपना जो फ्रंट है उसने अपनी तरफ से खोल दिया है कि भाई हम तो रूस के खिलाफ हैं, और रशिया भी जानता है कि अगर बहुत तेजी से कोई फ्रंट सबसे आगे लेके आएगा तो उसमें 2 देश सबसे आगे होंगे, एक होगा जर्मनी, दूसरा होगा फ्रांस, और तीसरे नंबर पर ब्रिटेन। अब सवाल उठता है कि क्या इस काबिल है रशिया कि एक साथ इतने मोर्चों पर लड़ ले या इतने मोर्चों पर रोक ले। ऐसा संभव है, क्योंकि वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि रशिया ने 3.5 साल के युद्ध में जितने ज़्यादा हथियार इस्तेमाल किए हैं उससे ज़्यादा उसको बनाने की भी कोशिश की है। और पुतिन का एक बयान आया था, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज फिर मैं बता देता हूं। पुतिन ने अपने बयान में बोला था कि दुनिया एक दिन में जितनी मिसाइलें एक दिन में बनाते हैं सारे देश मिलकर, उनसे 3 गुना ज़्यादा मिसाइलें अकेले रशिया अपने दम पर हर दिन बना रहा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशिया कितनी लंबी लड़ाई की तैयारियां कर रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो उसकी ऑर्शेनिक हाइपरसोनिक मिसाइल थी उसके ऊपर कहते हैं ना रूस का एक बहुत बड़ा अपना दांव लगाया हुआ है। दांव क्या है? दांव ये है कि जो हाइपरसोनिक ऑर्शेनिक है वो किसी परमाणु मिसाइल की तरह धमाका करती है, लेकिन उसके ऊपर डेंट, उसके ऊपर धब्बा ये नहीं लगता कि ये रूस ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया। वहाँ पे क्या आता है? वहाँ पे ये आता है कि भाई रूस जो है उसने हाइपरसोनिक ऑर्शेनिक का इस्तेमाल किया है, जो परमाणु मिसाइल नहीं है लेकिन परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो खेमेबंदी चल रही है ये किस तरफ जा रही है? खेमे 3 तरफ से जा रही है। रशिया की तरफ से आप ये मान के चलिए कि रशिया, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया ये तो खुले तौर पर बिल्कुल सामने आ चुके हैं। अब टैरिफ के से ट्रंप को यह भी अंदाजा हो गया कि आने वाले दिनों में अगर लड़ाई हुई तो भारत किस तरफ हो सकता है, अगर उसको घसीटा गया। अगर देखा जाए तो भारत को जबरन घसीटा जा रहा है। बार बार पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि भारत और चीन जो इतना ज़्यादा तेल ले रहे हैं उसकी वजह से रशिया जो है वो युद्ध इतना लंबा खींच रहा है। यानी कि इतनी बड़ी लड़ाई, इतने दिनों तक $360 बिलियन के आपने हथियार इस्तेमाल कर डाले, दुनिया भर के सैनिक इस्तेमाल कर डाले, दुनिया भर की मिसाइलें इस्तेमाल कर ली, लेकिन आप रशिया को नहीं हरा पाए। तो उसका ठीकरा भारत, चीन और ब्राजील पे फोड़ने की कोशिश हो रही है। और ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वर्ल्ड में कि भाई अगर इन 3 देशों ने इनका साथ देना बंद कर दिया तो हम करेंगे। एक्चुअली क्या है, ये बिजनेस नहीं है। यहां पे क्या है, ट्रंप ये चाहते हैं कि अगर भारत और चीन और ब्राजील इस युद्ध से दूर हो जाएं, चाहे भले ही वो तेल लेते रहें, दूर हो जाएं, लेकिन वो अगर उसका साथ ना दें रशिया का, तो हम लोग क्या है इसको वॉर को जीतेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक खबर को इंटरनेशनल मीडिया में, खासतौर से अमेरिकन मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है और उसमें कुछ करीब 8 या 10 भारतीयों के चेहरे उनके नाम के साथ पूरी रिपोर्ट छापी गई है और दावा किया जा रहा है कि भारत के बहुत सारे लोग रशिया की तरफ से युद्ध कर रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ। तो उसको भी एक प्रोपेगेंडा की तरह बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तेल भी खरीद के पैसा दे रहे हैं और अपने आदमियों को लड़ने के लिए भेज रहे हैं। तो ये होता है कि किस तरीके से कैसे किस देश को कैसे खींचे। अब भारत जो है वो डिप्लोमेट लेवल पर ट्रंप से अपने सबसे अच्छे संबंध बनाए हुए, अमेरिका से भी और रशिया से भी। अमेरिका ने इतना ज़्यादा उल जूल बयान दिए हैं, जो वहाँ के मिस्टर पीटर नवारो हैं वो तो बहुत कुछ बोल चुके हैं। दूसरे वहाँ की जो वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट वो तो बोल चुके हैं कि हम भारत के ऊपर अभी और टैरिफ लगाएंगे और वो ऐसा टैरिफ होगा जिसको भारत शायद सहन नहीं कर पाएगा। ये जो कहते हैं ना धमकी और बयानबाजियाँ चल रही हैं, इससे एक बात तो तय हो गई है कि कई मोर्चों पर अब एक साथ युद्ध शुरू होने वाला है। और इसीलिए अरब वर्ल्ड को कहते हैं ना कमज़ोर करने के लिए और वहाँ के सब चीज़ों को करने के लिए इजराइल का इस्तेमाल जो है वो अमेरिका कर रहा है। और इसीलिए 72 घंटे के अंदर 6 मुस्लिम देशों पर हमला करने का मकसद ही यही है कि देखिए हमने इस इलाके को पूरा कवर कर रखा है, कहीं से रिटेलिएशन वैसा आ ही नहीं रहा है, तगड़ा जवाब आ ही नहीं रहा है जिसको इजराइल को नुकसान पहुंचा हो। इजराइल में जरूर कुछ आतंकवादियों ने 6-7 लोगों को मारा था, अभी हमास से जुड़े हुए लोग बताए जाते हैं, या फिलिस्तीन से अलग संगठन के लोगों ने मारा है, लेकिन कुल मिलाकर कोई भी बड़ा मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक या रॉकेट अटैक इजराइल पर 7 अक्टूबर के बाद से नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 7 देशों पर, 7 अक्टूबर 2023 से लेकर
आज की डेट तक कम से कम 7 देशों पर इजराइल हमला कर चुका है और उनको बुरी तरीके से तबाह कर चुका है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई चुप कराने वाला नहीं है। यहां तक कि ट्रंप जो है वो सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं और बोल देते हैं कि नहीं, आइंदा से आप ऐसा मत करिएगा। उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और वहां के अमीर उन दोनों को फोन किया, उनसे बोला कि देखिए इस बार तो इजराइल ने ये बहुत गलत किया और मैं बहुत नाराज हूं, मैंने डांट दिया नेतन्याहू को, अगली बार से आपके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। ये कोई कहते कि ये कोई तर्क है, ये कोई बयान है? इस तरीके से कर रहे हैं जैसे कोई बचकाने देश हो, जिसका चाहे उसको 2 चपत लगा दिए, जिसके लाया 2 थप्पड़ लगा दिए और बाद में बोल दिया अगली बार से आपके थप्पड़ नहीं पड़ेगा। ये स्थिति उन्होंने कतर की कर रखी है। कतर को के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है इजराइल का कि वो हमास को फंडिंग कर रहा है। अब देखिए हमास को फंडिंग कर रहा है, अब सुनने में आ रहा है कि वो तुर्की के ऊपर भी अपनी आंखें गड़ाए बैठा है इजराइल कि हो सकता है तुर्की पे भी वो कुछ इस तरीके का एक्शन ले। लेकिन तुर्की पे लेना इतना आसान नहीं, क्योंकि तुर्की खुद एक नेटो कंट्री के अंदर आता है, उसके ऊपर इस तरीके का हमला या इस तरीके की जरूरत करना शायद अभी इजराइल के लिए मुमकिन नहीं होगा। फिलहाल तो इजराइल हमें पिछले कहते हैं ना लगभग 700 दिनों से सरप्राइज देता आ रहा है हमलों को लेकर। कैसे उसने ईरान के ऊपर हमले किए, कैसे उसने लेबनान में किए, कैसे यमन में किए, कैसे गाजा में किए, कैसे सीरिया में किए, अभी तो ट्यूनीशिया में भी कर दिया है, सीरिया में भी कर दिया है। कम से कम 72 घंटे में 6 देशों पर हमले कर दिए हैं। और उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हमारी पहुंच कहां तक है, और ट्रंप का पूरा कहते हैं ना हाथ है, उसमें कोई बोलने वाला नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और है, वो ये भी देख रहे हैं कि भाई रशिया जो है क्या वो इस इलाके में आकर कुछ बोलेगा, क्या वो सीरिया पे अटैक जो हो रहा है, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि सीरिया में रशिया का बहुत अच्छा बेस था। जो असद इस समय कहते हैं ना वहाँ पर रशिया के अंदर छिपे बैठे हुए हैं, उनका पूरा सिस्टम जो था वो रशिया के ऊपर डिपेंड था। लेकिन आज रशिया के जितने भी वहाँ पे समर्थक थे या स्लीपर सेल थे वो सब या तो मारे जा चुके हैं या वो भाग गए हैं, या कहते हैं ना वो उन्होंने अपना पाला बदल लिया है। कुल मिला के स्थिति ये है कि चाहे अरब वर्ल्ड हो और चाहे यूरोप हो, सारी कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं। अब इसमें बचने वाला कोई नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ हथियारों की अब कोई कमी नहीं रह गई है, क्योंकि नेटो भी अब पूरी तरीके से आ रहा है और पोलैंड को 19 जो ड्रोन है रशिया के वो साफ संकेत दे रहे हैं कि एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और एक बहुत बड़ी जंग फिर नए सिरे से शुरू होगी। ये जो हम लोग यूक्रेन जंग कहते हैं ना लगभग 43 महीने से जो देख रहे हैं वो इसके सामने कुछ नहीं, वो सिर्फ ट्रेलर साबित होगा, क्योंकि असली जंग अब जो होगी वो समंदर में बहुत खतरनाक होने वाली है। ये आप मान के चलिए। एयरफोर्स का जमकर इस्तेमाल होगा और मिसाइलों का तो कोई सीमा नहीं होगी, और जो ड्रोन होंगे वो मधुमक्खियों के झुंड की तरह हमले करेंगे, क्योंकि इतने दिनों में इतना भयंकर प्रोडक्शन हर तरीके का ड्रोन का हो गया जिसका हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आने वाले में आप देखिएगा कि किस तरीके की और कैसे हमले होते हैं। फिलहाल पुतिन ने चुप्पी साध रखी है और उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर रशिया कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाने वाला है। ये तय है, क्योंकि जिस तरीके के यूक्रेन के ऊपर हमले तेज हुए हैं उससे साफ साबित होता है कि रूस अब जो है वो बातचीत के लिए आगे बढ़ने वाला है ही नहीं। पुतिन ने जिस तरीके का संकेत दे दिया था एक हफ्ते पहले कि या तो आप फटाफट बात कर लीजिए वरना भारत यूक्रेन जो रशिया है वो पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर अपना कब्जा कर लेगा या अपने मिशन को अचीव कर लेगा, तो ये उसके प्रमाण है कि जो इस तरीके के बयानबाजी हर तरफ से आ रही हैं। जो भी डेवलपमेंट अगले 24 से 48 घंटे के अंदर होगा मैं आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। फिलहाल आप याद रखिएगा कि अमेरिका पे भी हमला हो सकता है रशिया की तरफ से, और इजराइल ने जो 6 घंटे कहते हैं ना 72 घंटे के अंदर जिस तरीके से 6 मुस्लिम देशों को टारगेट किया है उसका बहुत गलत मैसेज जा रहा है। ट्रंप की चुप्पी और नेतन्याहू का अक्खड़पन और रूस की चुप्पी, इधर जिनपिंग का बिल्कुल खामोश रहना जो उन्होंने अपने सैन्य परेड में दिखाया था, वो सब साबित कर रहा है कि कोई भी देश अब पीछे हटने वाला नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि एक बार में इसका निपटारा हो, आर पार की जंग हो, खत्म हो। रोज रोज की चिक चिक मेज पे बैठना, बातचीत करना, डायलॉग्स करना, उससे कोई फायदा नहीं है। इसका फैसला जंग से ही होगा और तभी पता चलेगा कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो कैसा होगा। वो रशिया के कहते हैं पावरफुल वाला होगा या फिर वही अमेरिका का राज पूरी दुनिया पे रहेगा जैसा अभी वो अपना दबदबा दिखा रहे हैं।